हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अगस्त माह का थर्ड वीक का करंट अफेयर देखने वाले हैं। दोस्तों इस सप्ताह में जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं इसमें कवर किया गया है। दोस्तों आने वाले एग्जामिनेशन में संभावना बनती है कि इस क्लास से आपको लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब इम्पोर्टेंट है और सब चर्चा में रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत में अच्छे लगे तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, एम्फीबियस ऑपरेशन क्या बोल रहा है। एम्फीबियस ऑपरेशन में कौन कौन सी सेनाएं शामिल की गई हैं, कौन कौन सी सेनाएं शामिल होती है तो इसका सही आंसर क्या होगा, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। दोस्तों भारत के जितने भी प्रमुख सेनाएं हैं जैसे नौसेना, वायु और थल सेना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं हम लोग। एम्फीबियस ऑपरेशन समुद्र से शुरू होने वाली ऐसे अभियान है जिसमें तीनों सेनाओं का समन्वित योगदान होता है, ठीक है। तीनों सेना एक साथ सम्मिलित होकर के यह जो ऑपरेशन करते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सैम्बेस्पेस ऑपरेशन और एम्फीबियस ऑपरेशन के डिक्लासिफाइड संयुक्त सिद्धांत जारी किए हैं, ठीक है। दोस्तों इसका जो ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वित और एकीकृत युद्ध संचालन क्षमता विकसित करना है। क्या है कि ये तीनों एक साथ अगर करेंगे तो अगर किसी प्रकार की युद्ध होती है तो ये तीनों में समन्वय बना करके ये युद्ध कर पाएंगे, इसलिए से ये ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% दंडात्मक शुल्क यानी कि टैरिफ, क्या है, टैरिफ कब से प्रभावी होंगे। यानी कि जो अमेरिका द्वारा लगाया गया दंडात्मक शुल्क है, जो ये दंडात्मक शुल्क किस लिए लगाया गया है, तो अमेरिका रूस से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल वगैरह, इस कारण से उनको थोड़ा सा मतभेद हो गया है। इस कारण से ये दंडात्मक शुल्क लगा रहा है अमेरिका। तो ये कब से लागू होने वाला है दोस्तों, तो ये 27 अगस्त से लागू हो गई। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका ने भारत पर 25% का दंडात्मक शुल्क भारत का रूस से लगातार तेल आयात के कारण लगाया है, ठीक है। 2023 के मध्य तक रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। ये यानी कि जितना भी तेल भारत को आता था सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका था, तो रूस से था हम लोग को इंपोर्ट करने में तेल का, ठीक है। जिसकी हिस्सेदारी टोटल 35% से अधिक थी। मतलब 100% में 35% से ज्यादा तेल रूस से आयात करते थे हम लोग, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्मेनिया और अजरबैजान ने अमेरिका के साथ किन क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग समझौता किया है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं हम लोग। समझौता का उद्देश्य है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों से चल रहे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करना। दूसरा क्या है, दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने पर सहमति जताई है, ठीक है। और वहीं पे क्या बोल रहा है, ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी यानी कि ट्रीफ नामक एक ट्रांजिट मार्ग बनाया जाएगा। क्या है, ट्रांजिट मार्ग बनाया जाएगा ट्रिप के द्वारा। यह मार्ग आर्मेनिया से होकर के अजरबैजान के नक्चीवन एक्सक्लेव को जोड़ेगा, ठीक है। और ये इसी में और क्या है, इस मार्ग के विकास का विशेष अधिकार जो है अमेरिका के पास होगा। मतलब ये भी जितना भी रूट बनेगा टोटल लीगल अधिकार जो होगा वो अमेरिका के पास होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस से मुक्त घोषित किया है। तो कौन सा देश है, तो केनिया, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस एक परजीवी रोग है, ठीक है, जो कि ट्रिपेनोसमा ब्रूसी प्रजाति का है। ये एक प्रजाति है दोस्तों, उसी प्रजाति का ये एक रोग है। दोस्तों ये कहाँ पे पाया जाता है, तो उप सहारा अफ्रीका में पाए जाने वाली संक्रमित ट्रैससी मक्खियों के काटने से फैलता है, ठीक है। ट्रैससी
मक्खियों के काटने से फैलता है, इसको याद रखिएगा। ये WHO के तहत 2030 तक इस बीमारी के संक्रमण को पूरा समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड था अभी। ठीक है, बायोलॉजी में ये पूछ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज SPDS के तहत कुल कितने नए घटकों को मंजूरी दी है? तो टोटल कितने हैं? तो टोटल 4 घटकों को। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए 4 नए घटकों की मंजूरी दी है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है पिछड़े जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, त्रिपुरा में NLD, NLFT और ATTF समूहों के लिए जनजातीय कल्याण हेतु 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों वहीं पे आसाम में उल्फा समूहों के लिए राज्यव्यापी बुनियादी ढांचा हेतु विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आसाम के आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। ये अभी चर्चा में था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने हाल ही में किस तकनीक की तैनाती कर भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? दोस्तों क्या बोल रहा है, पंजाब सरकार ने कौन सा ऐसा तकनीक डेवलप किया है जिसके कारण से भारत का पहला राज्य तकनीकी मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाज हक एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, निजात किया गया है। इससे क्या होगा दोस्तों कि पंजाब के पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर जो लंबी सीमा है, जो नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी का प्रमुख मार्ग माना जाता है। दोस्तों क्या होता है, पाकिस्तान से पंजाब में ट्रांसपोर्ट होता है कुछ नशीले पदार्थ का, उसको निगरानी रखने के लिए इस सिस्टम का निजात किया गया है, ये तकनीक को निजात किया गया है। दोस्तों क्या बोल रहा है, 2024 में 283 ड्रोन पकड़े गए थे, यही तस्करी के मामले को लेकर के पाकिस्तान से इंडिया में यानी पंजाब के अंदर में लाते हुए देखा गया था। 283 ड्रोन। ठीक है, जिनमें हीरोइन, हथियार, गोला बारूद थे। हाल ही में 137 ड्रोन और पकड़े गए हैं। दोस्तों बाज आंख का अर्थ होता है बाज का नजर। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान AAP के नेतृत्व में अभियान चला रहे हैं। ठीक है, ये AAP क्या है? तो आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान है वो। ठीक है, पंजाब ने फिलहाल 3 ADS यूनिट तैनात किए हैं और 6 जोड़ने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। क्या बोल रहा है, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? तो ये गोदावरी पे। कहाँ पे? गोदावरी पे बनाई गई है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तेलंगाना की भोपालपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है, उनमें से एक है। ठीक है, परियोजना का जो उद्देश्य 16 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई देना है। इस परियोजना को लाने का रीजन क्या है? तो 16 लाख एकड़ भूमि जो आसपास के हैं उसे सिंचाई देने का योजना बनाया गया है। उसमें कौन कौन सा? हैदराबाद और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति भी करना इनका लक्ष्य है और औद्योगिक जरूरतों को पानी उपलब्ध कराना भी। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको पानी उपलब्ध कराने का भी योजना है। कौन से परियोजना के अंतर्गत? तो कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन से नदी पे है? तो गोदावरी नदी पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में शुरू किया गया है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान में भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण रामगढ़ बांध जयपुर में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों यह परियोजना राज्य कृषि विभाग, अमेरिका व बेंगलुरु स्थित तकनीकी कंपनी जेनेक्स AI का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, क्या है? JNXI और तकनीक कंपनियों के संयुक्त प्रयास है। कुल 60 ड्रोन बादलों में रसायन छिड़काव करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्लाउड सीडिंग के मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड का उपयोग वर्षा प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा
राज्य के जो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के वो परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, सो याद रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुथु वन जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों की पहाड़ियों में रहती है? कौन सी जनजाति? तो मुथु वन जनजाति तो कहाँ पे रहती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु में। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु में रहते हैं। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इन्हें मलयालम मुथु वन और पांड्य मुथु वन दो समूहों में बांटा गया है। ये मलयालम मुथु वन भी है और पांड्य मुथु वन भी है, जो दो समूह में बांटा गया है, जिनकी बोलियां हैं अलग होती हैं, आम चाल के बोल भाषा से अलग होती है। कानी समुदाय का नेता होता है, यानी जो ये समुदाय है मुथुवन और मुथुवन का, जो मलयालम और पांड्य वो समुदाय का जो एक नेता होता है उसे कानी बोला जाता है, जो पारंपरिक पारंपरिक कानूनों और रीति रिवाजों का पालन करवाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जिससे उन लोग का होता है उन लोग का पालन ये कानी समुदाय का जो मुखिया होता है, कानी जिसका नाम रखा गया है, वो कानून का पालन करवाता है लोगों को। ठीक है, अपने समुदाय के। वे जंगल के देवताओं और पूर्वजों की आत्माओं का पूजा करते हैं। ठीक है, और प्रकृति से गहरे जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में औद्योगिक बिजली आवश्यकता का कितना प्रतिशत कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब होता है खुद से। ठीक है, याद रखिएगा, कैप्टिव मतलब खुद से, नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होता है। तो कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो 28%। कितना? 28%। इसके बारे में जानते हैं। कैप्टिव पावर का अर्थ है कि उद्योग अपने उपयोग के लिए स्वयं बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों? तो कैप्टिव का अर्थ हुआ कि जो भी कंपनी होती है वो खुद से बिजली उपयोग कर खुद से बिजली बनाती है, और जो भी फैक्ट्री लगाई होती है उसमें उपयोग करती है, उसे कैप्टिव पावर प्लांट बोला जाता है। दोस्तों उड़ीसा में भी एक कैप्टिव पावर प्लांट है, नालको जिसको बोलते हैं। वो अपना जो खुद का एक पावर प्लांट बैठा के रखा है, जो कि कोयला से संचालित होता है। उसी तरह से ये बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे सोलर पैनल या तो फिर पवन ऊर्जा के द्वारा, सोलर पैनल के द्वारा भी और पवन ऊर्जा के भी द्वारा भी और कोयले के द्वारा भी बिजली बना करके और अपने उद्योग में काम लाते हैं। ठीक है, वो व्यवसायिक के लिए नहीं होता है, व्यवसाय के लिए नहीं होता है। ठीक है, आम लोगों के लिए नहीं होता है। और भी क्या बोल रहा है, भारत के कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 46% नवीकरणीय ऊर्जा से है। याद रखिएगा इसको, कितना प्रतिशत? 46%। कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा से उद्योग अपने बिजली खर्च और विश्वसनीयता का नियंत्रण पा सकता है। इसको याद रखिएगा। सरकार 2030 तक 30 गीगावाट कोयला आधारित बिजली क्षमता जोड़ने की योजना बना रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? दिशा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र ने यह ऐतिहासिक पहल बौद्धिक दिव्यांगत वाले छात्रों के लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह योजना पूरे राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया गया। टोटल कितना? तो 453। यह भारत का पहला राज्य है जिसने विशेष शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम पूरे राज्य में लागू किया है। ठीक है, यह योजना जो है विकसित भारत 2047 की दृष्टि को समर्थन देता है, जो समावेशी और आत्मनिर्भर समाज बनाने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओसीआई क्या बोल रहा है? ओसीआई यानी उसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा किन व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है? दोस्तों किन व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है? तो जिनके पास पहले भारतीय नागरिकता रही हो उन्हें नहीं दिया जा सकता है। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नागरिक रहे व्यक्ति और उनके 3 पीढ़ी तक के वंशज को, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को, या आईपीओ कार्ड धारक को, ये इनमें से किसे नहीं दिया जा सकता है? तो पाकिस्तानी और या बांग्लादेशी नागरिक रहे व्यक्ति और उनके 3 पीढ़ी तक के वंशज को ये नागरिकता व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई योजना 2005 में शुरू की गई थी। इसको याद रखिएगा, ये योजना कब शुरू की गई थी? तो जो कि अभी चर्चा में है, तो 2005 में शुरू की गई थी, ताकि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को आजीवन वीजा मुक्त भारत यात्रा की सुविधा मिल सके। ठीक है, इसलिए यह शुरू की गई थी। नियम के अनुसार कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश
के नागरिकता रहने वाले व्यक्ति और 3 पीढ़ी तक के वंशज को ओसीआई के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, यदि ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया धारक के 2 वर्ष या उससे अधिक कैद की सजा होती है तो भी नहीं मिलती है, तो उसका ओसीआई रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों उसी में और क्या बोल रहा है, युद्ध काल में दुश्मन देशों के साथ किसी भी प्रकार का अवैध व्यापार संवाद या तो फिर ओसीआई रद्द करने का आधार माना जा सकता है। ठीक है, दुश्मन के साथ यदि आप अगर मेल करते हैं, किसी प्रकार का अगर मैसेज या तो उनसे जुड़े किसी भी प्रकार के सबूत या दस्तावेज मिलते हैं तो आपको आपकी ओसीआई रद्द कर दी जाएगी, का कहना यह है। ठीक है, ये नियम नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 7D के तहत गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय इसमें सहयोग करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकित मिशन डेमोग्राफी मिशन की घोषणा किसने की? दोस्तों क्या बोल रहा है कि जनांकित मिशन की घोषणा किसने की है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उसने की है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में अवैध आवर्जन और सीमा आवाजाही और सीमा क्षेत्रों की जनांकित बदलाव की चुनौती से निपटने के लिए यह मिशन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इसका लक्ष्य जो था वो सीमा क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों को घुसपैठ रोकने और जनांकित संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य रखा था इसने। दोस्तों उसी में क्या है, असम में संवेदनशील झीलों में जमीनी लेन देन के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इस योजना मिशन के तहत क्या है कि अगर आप असम असम के जो बॉर्डर पड़ते हैं बांग्लादेश के, वो क्या करते हैं कि वहां पे जमीन खरीदते हैं बांग्लादेशी और वहां पे निवास करना चाहते हैं, कुछ दिनों के बाद यहाँ भारत की नागरिकता लेने का लक्ष्य रखते हैं। इसलिए वहाँ ये कानून बनाया गया जनांकित मिशन के तहत कि यदि आप लोग अगर लेना चाहते हैं जमीन तो वहां के सरकार से पहले अनुमति लेना होगा। ठीक है, विशेष एकीकृत पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के जरिए मतदाता सूचियों की जांच और संशोधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पीएम बेवरी की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2025 को। कब? 15 अगस्त 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा इसको। दोस्तों इसमें क्या है, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई है ताकि औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने इस योजना के लिए 99,446 करोड़ का प्रावधान रखा है, यानी आवंटित किया है इतने मूल्य रुपए, ताकि 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित किया जा सके। कितना? 3.5 करोड़ रुपए का। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इस योजना का संचालन करता है। ठीक है, याद रखिए जो पीएम प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना का संचालन कौन करता है, तो ये महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा यह संचालित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी ने यूएनडीपी का प्रतिष्ठित इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों, तो बीबी फातिमा महिला एसएसजी कर्नाटक के हैं, उसने जीता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा हम लोग। इस अवार्ड के लिए 103 देश से 700 नामांकन जारी किए गए थे। टोटल 103 देश थे जिसमें से 700 लोगों ने नामांकन आया था इस अवार्ड के लिए। ठीक है, जिसमें से केवल 10 समूहों के विजेता चुना गया है और भारत की बीबी फातिमा एसएसजी शामिल हुई है। ठीक है, शामिल हुए जो कि उनको मिला। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो ये है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है और इसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि जैव विविधता का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड को क्या बोला जाता है, विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा इसको। स्थानीय समुदायों के प्रयासों को पहचान देना जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए के क्षेत्र में कार्यरत है, उसको मिलता है ये।
यह समूह कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कुंदगोल तालुक के तीर्थ गांव से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत और जाम्बिया ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, किस पे? तो सहकारिता व्यापार। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इस समझौते की घोषणा जो है भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारतीय मिशन की मदद से भारत के सहकारी निर्यात नेटवर्क को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। दोस्तों, इस समझौते में क्या है कि भारत को सेनेगल, इंडोनेशिया, जाम्बिया जैसे देशों में सहकारी व्यापार को बढ़ावा मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने कितने हिमालय शिखरों को अगले 2 वर्षों के लिए पर्वतारोहियों हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो टोटल कितने हैं? 97 पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। नेपाल सरकार का लक्ष्य है कम प्रसिद्ध और अविकसित प्रांतों कार्निलो और सुदूर पश्चिम में पर्यटकों को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इन शिखरों का जो ऊंचाई है कितना है? 5,970 मीटर है, से लेकर के 7,132 मीटर तक की है। ठीक है, निःशुल्क पर्वतारोहियों से देश के अनदेखे पर्वतीय गंतव्य लोकप्रिय बन सकेंगे। ठीक है, इस योजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्वतरोही जो है उस शुल्क हटाने से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतरोही और पर्यटन नेपाल आ सकेंगे। क्या इस शुल्क हटाने से जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं उनको उनका आना यहाँ पे तय रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। इस प्रतियोगिता में 64 देशों ने लगभग 300 छात्र हिस्सा लिए थे। कितने? 64 देशों के लगभग 300 छात्र हिस्सा लिए थे। ओलंपियाड का आयोजन जो है संचालन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया गया था। दोस्तों, कुल 12 देशों ने पहली बार इस खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिक ओलंपियाड में भाग लिया है। ठीक है, यह जो ओलंपियाड खगोल विज्ञान है वह खगोलीय भौतिक के क्षेत्र में वैश्विक मित्रता और सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देता है इसको। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? तो डल झील में। कहाँ पे? डल झील में। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का पहला आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 को हो रहा है। यह महोत्सव जो होगा 19 श्रीनगर के डल झील पर आयोजित होगा। ये डल झील कहाँ पे है? तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों, ये कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। टोटल कितने? 36 राज्यों से। टोटल जो भारत के जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से टोटल 400 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। यह आयोजन डल झील और कश्मीर और भारत के जल क्रीड़ाओं का नया केंद्र बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मिशन सुदर्शन चक्र किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? क्या बोल रहा है? मिशन दूरदर्शन चक्र जो है किस उद्देश्य से शुरू किया गया है दोस्तों? तो भारत की एक महत्वपूर्ण संस्थाओं को सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो 15 अगस्त 2025 को इस मिशन की शुरुआत की। यह मिशन महाभारत के सुदर्शन चक्र को प्रेरित है जो सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक है। ठीक है, यह पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साइबर हमलों, आतंकी खतरों और जासूसी गतिविधियों से देश को बचाने में मदद करता है। ठीक है, कौन सा? तो मिशन सुदर्शन चक्र का ये उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 79वां स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है ने कुल कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो टोटल 127। कितने? टोटल 127। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। इस अवसर पर टोटल 127 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
जो कि भारतीय सशस्त्र बलों यानी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को असाधारण बहादुरी को मान्यता देती है। दोस्तों इसमें और क्या है कि मेंशन इन डिस्पैचेस का अर्थ है युद्ध के दौरान सराहनीय उल्लेख। इस बार 290 कर्मियों को यह मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, इन पुरस्कारों का बड़ा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित बहादुरी के कार्यों के लिए दिया गया है। टोटल जो 127 है, 290 कर्मी है, उसमें से 127 वीरता पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जो कि मैक्सिमम जो है ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो सैनिक थे उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसमें क्या है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक वरिष्ठ सेना, नौसेना और वायुसेना अधिकारियों को मिला है। दोस्तों भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट, S-400 मिसाइल ऑपरेटर और बीएसएफ के जवानों को विशेष सम्मान मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक डेटा मानकों की स्थापना करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का जो क्लास होता है वो समाप्त होता है। दोस्तों 22 क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन और छूट जाते हैं क्लास में, वो आपको मंथली बेसिस पे आपको एंड ऑफ मंथ में एक वन लाइनर के तौर पे दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये सब जितने भी क्वेश्चन वो रिवाइज भी हो जाएगा, और जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो भी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, मंथली भी देखिएगा, और जो हर दिन का इंडियन हिस्ट्री का जो भी आता है वो शॉर्ट्स में दे दिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट होता है, जिस डेट का होता है उसी दिन जो इवेंट घटा होता है उसको उसमें दिया होता है शॉर्ट्स के थ्रू, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जीएस और जो करंट अफेयर है वो बेसिक से एडवांस तक हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।